नमस्कार बच्चों। आज का हमारा पाठ है माटी वाली। इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। पहले हम आपको विद्यासागर नौटियाल के बारे में कुछ बताते हैं। विद्यासागर नौटियाल का जन्म टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के माली देवल गांव में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा वाराणसी से प्राप्त की। इन्हें पहाड़ी जीवन विशेषकर टिहरी गढ़वाल के कुशल चितेरे कहा जाता है। इनकी कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध बसी हुई है। रचनाएं: टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर, ये इनके कहानी संग्रह हैं। उलझे रिश्ते, वीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछुड़ा, ये इनके उपन्यास है। मोहन गाता जाएगा, ये इनकी आत्मकथा है। आज जो पाठ बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं वो विस्थापन की समस्या पर आधारित है। जब भी किसी प्रकार का कोई विकास कार्य होता है बच्चों, तो अक्सर लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। यही विस्थापन है। ऐसे में जो अमीर लोग होते हैं, जमीन जायदाद वाले लोग होते हैं, उनको तो फिर भी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन के बदले और जमीन कहीं मिल जाती है या उसका मुआवजा मिल जाता है। लेकिन जो गरीब और श्रमिक वर्ग है, उसे इस समस्या से बहुत अधिक जूझना पड़ता है। लेखक ने बड़ी मार्मिकता के साथ इसी बात को हमारे सामने रखा है। इसमें एक माटी वाली यानी एक बूढ़ी औरत की कहानी है। बहुत ही गरीब है, जिसके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। वो किसी ठाकुर की ज़मीन पर एक जगह एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहती है। शहर गांव का जो माटा खान है, जो सार्वजनिक जगह है, वहां से वो मिट्टी निकाल कर लाती है और शहर के घरों में देकर आती है। वो लोग चूल्हा चौका करने के लिए, चूल्हा चौका लीपने के लिए उस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। जब टिहरी में बांध बना, टिहरी नदी पर बांध बना, तो किस प्रकार बहुत सारे गांव उसकी चपेट में आए। उन लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा, और ऐसे में किस प्रकार से लोग प्रभावित हुए, उन पर क्या बीती, ये इस स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। हम कहानी शुरू करते हैं बच्चों। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटर यानी कनस्तर, बेटा आपने देखा होगा, पीपा बोलते हैं अक्सर। टिन का होता है, चौकोर, घी तेल वगैरह जिनमें स्टोर किया जाता है। माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे ना जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और भीलांगना, दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है।
ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उंडेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में घुस गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर रसोई में घुस गई। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही जलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सद्दाबासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होंठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। पूरे बाजार में किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये पीतल के गिलास, ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटकर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा कर करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीजें, जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं तमाम बर्तन भांडे। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घर से, सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। देखो बच्चों, 2 बार यही बात आई है। पहले मालकिन ने कही कि भूख मीठी की भोजन मीठा, अभी बुढ़ा भी यही बात कह रहा है कि भूख मीठी की भोजन मीठा। क्या मतलब है इसका बच्चों?
कोई भी भोजन हमें तभी स्वादिष्ट लगता है जब हमें भूख तेज लगी हो। जितनी तेज भूख होती है भोजन भी उतना ही अच्छा लगता है। इसीलिए ये बात कही गई है कि स्वाद सिर्फ भोजन में नहीं होता, भूख कितनी लगी है उसमें होता है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में भी पहले घर पहुंचने से बात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। बच्चों, बेगार कहते हैं बिना किसी मजदूरी के या बिना किसी आमदनी के किसी के घर में काम करना, उसे बेगार कहा जाता है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पांवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके कारण उस माटी वाली को सब पहचानते थे? दरअसल शहर माटी वाली और उसके कनस्तर को इसलिए जानते थे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी जो सबके घरों में गारा लीपने या गोबर वो लीपने के लिए लाल मिट्टी दिया करती थी। लाल मिट्टी की सबको जरूरत थी और सब उसको इसीलिए जानते थे और उसके ग्राहक थे। वह पिछले बहुत वर्षों से पूरे लोगों की सेवा कर रही थी, सबके लिए मिट्टी पहुंचा रही थी। इसीलिए ये बात कही गई है कि सब लोग उसको और उसके कंटर को पहचानते थे। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। जब मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी और वो दोबारा अंदर गई कुछ सामान लेने के लिए, तो माटी वाली ने जल्दी से 1 रोटी अपने बूढ़े के लिए छुपा ली। फिलहाल वो अपने भाग्य के बारे में नहीं सोच रही थी, वो सोचने का उसके पास समय नहीं था, बल्कि वो तो जल्दी से अपने बूढ़े के लिए 1 रोटी छुपाने में
लगी हुई थी, इसीलिए उसके पास अच्छा बुरा सोचने का वक्त नहीं था। और साथ ही चूंकि पूरा शहर खाली होने जा रहा है, लोग यहाँ अब नहीं रहेंगे, तो मन में तो उसके वही चिंता लगी हुई थी कि जब ये पूरा शहर खाली हो जाए, यहाँ से लोगों को हटा दिया जाएगा, तो वो अपना और अपने बूढ़े का गुजारा कैसे करेगी। कुछ ये चिंता भी उसके मन में छुपी हुई थी। भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है बच्चों? इसमें वही बात हमने पहले जिसका जिक्र किया था कि किसी भी भोजन का स्वाद उसकी भूख में छिपा हुआ होता है। भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं होता, हमें भूख कितनी है ये चीज बहुत हद तक मायने रखती है। जितनी भूख की तीव्रता होगी उतनी ही कोई भी चीज हमें खाने में अच्छी लगेगी। अगला प्रश्न, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में पुरखों की विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मालकिन का कहना है कि उसे अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है, विरासत है, उसके प्रति बहुत ज्यादा आदर है। उसके लिए उसके मन में सम्मान है। वो इस चीज की कद्र करती है कि हमारे पुरखों ने न जाने कितनी मुश्किल से ये सारी चीजें जुटाई होंगी और आज हम उन चीजों को बहुत कम दाम में बेच रहे हैं, सिर्फ नई चीजें खरीदने या नए जमाने के हिसाब से चलने के लिए। तो उसे ये चीज पसंद नहीं है। वो अपने पुरखों का सम्मान करती है और उनके सम्मान के लिए ही उसने उनकी बनाई हुई सब चीजें संभाल कर रखी हुई है। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली का रोटियों का इस प्रकार से हिसाब लगाना बता रहा है कि वो बेचारी इतनी गरीब है कि 2 वक्त की रोटी भी वो सही ढंग से नहीं कमा पाती है। अपने बूढ़े की और अपना पेट भरने के लिए उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो भरपेट खाना खा सकती है। जब भी कोई उसे रोटी देता है तो वो उसका हिसाब लगाती है कि कितनी वो खाएगी और कितनी अपने बूढ़े के लिए लेकर जाएगी। ये उसकी गरीबी की तरफ संकेत कर रही है। वो बहुत मजबूर है। आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को शब्दों में लिखिए। माटी वाली बहुत गरीब है, उसका बूढ़ा पति बीमार है, वो अपने बिस्तर से हिल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। ऐसे में जितना भी माटी वाली मिट्टी बेचकर पैसा कमाती है उसी से दोनों को गुजारा करना होता है। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल से या तो रोटी ही जुट पाती है, सब्जी बहुत कम होता है कि उसको सब्जी से रोटी मिल गई हैं, साथ में थोड़े से पैसे भी मिले हैं, तो वो सोच रही है कि आज वो अपने पति को कोरी रोटियां या रूखी रोटियां खाने को नहीं देगी। रोटी तो उसके पास है ही, थोड़ी सब्जी भी बनाएगी और वो उसके साथ अपने पति को खाना खिलाएगी। इससे पता चलता है कि उसका अपने पति के प्रति बहुत प्रेम है, उसके प्रति उसके मन में आत्मीयता की भावना है, संवेदना है। वो अपने बूढ़े पति को अच्छे से खाना खिलाना चाहती है। अगला प्रश्न, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसमें कहने का तात्पर्य तो यही है कि किसी गरीब आदमी का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए। शमशान वो जगह है जहाँ हमेशा मरे हुए लोगों को जलाया जाता है, जहाँ हमेशा दुख, दर्द, उदासी, चिंता यही सब होती है, वीराना होता है। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई खुशी या उत्साह नहीं होता। तो कहा गया है कि एक गरीब आदमी का जो जीवन है, गरीब आदमी की जो जिंदगी है, वो तो वैसे ही शमशान जैसी ही होती है। उसके पास कुछ नहीं होता। ऐसे में किसी भी गरीब आदमी का जो ठिकाना है वो नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस बेचारे के लिए मुश्किल हो जाएगी, वो अपने लिए नया ठिकाना नहीं ढूंढ पाएगा। जो लोग रोज मर मर कर जीते हैं, बेचारे उजड़ जाने के बाद वो कहाँ रहेंगे।
अंतिम प्रश्न है बच्चों, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। आपको मैंने बताया था, विस्थापन से संबंधित कुछ बातें आपको बताई थी। आप अनुच्छेद स्वयं लिखेंगे, हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विस्थापन का अर्थ है एक स्थान से उखड़कर दूसरी जगह जाकर बसना। स्थापन होना यानी एक जगह होना, विस्थापन यानी उस जगह से किसी दूसरी जगह जाना। ये बहुत बड़ी समस्या है। जब भी इस प्रकार का विस्थापन होता है बच्चों, तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आप लोग देखते हैं, जब आपके पिता की ट्रांसफ़र होती है या आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो, तब भी आपको एडजस्ट होने में, आपको नई जगह सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय लग जाता है, जबकि वो आपकी नौकरी का एक हिस्सा है और जहाँ भी आप जाते हो आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। सोचो, किसी का कोई निश्चित ठिकाना है, उसकी ज़मीन है, उसका अपना मकान है और उसे वो सब छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़े तो कितना मुश्किल होगा। उसके लिए तो सब कुछ नए सिरे से सब जमाना पड़ता है, नई जगह के हिसाब से उसे ढलना पड़ता है, नए दोस्त बनाने पड़ते हैं, नई व्यवस्था बनानी पड़ती है। बहुत सारी चुनौतियाँ उसके जीवन में आती हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है उसमें विस्थापन में, वो है रोजगार की। जिन लोगों का अपना कोई दुकान है, खेती बाड़ी का काम है, अपना रोजगार जिनका है, उनके लिए अपना वो रोजगार छोड़कर नए सिरे से फिर से पूरा रोजगार जमाना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। जब टिहरी में भी बांध बना था बच्चों, तो कई सारे गांव और शहर उसकी चपेट में आए थे। हजारों लोगों को अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह जाना पड़ा था। ऐसे में बच्चों आप सोच सकते हो, जो जवान लोग हैं, छोटी उम्र के हैं, उनके लिए तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं है, वो फिर से नए सिरे से काम जमा लेंगे। लेकिन जो लोग काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, जो मुश्किल से अपने बचे हुए दिन काट रहे हैं, उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। हमारे देश में कई बार ऐसा हुआ कि विस्थापन हुआ होगा। 1947 में जब भारत और पाक का विभाजन हुआ था। इसके अलावा कई बार दंगे फसाद, किसी की वजह से एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। जैसे कश्मीर की समस्या हम देख सकते हैं, वहाँ से हजारों जो पंडित परिवार थे उनको भी अपने घर बार सब कुछ छोड़कर और दूसरी जगह जाना पड़ा था। बहुत सारे ऐसे और केस केस या ऐसे बहुत सारे आप और उदाहरण हैं जो दे सकते हो। तो हमारा ये मानना है कि अगर इस प्रकार से किसी का जीवन विस्थापित हो गया है, तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोग नई जगह जाकर ज़्यादा परेशान ना हो और वो अच्छे से वहाँ पर रह सके। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न। इसके साथ ही हमारा ये पाठ पूरा हो गया है। धन्यवाद।